आजकल भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से चर्चा में है और कारण है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आईएमएफ द्वारा जारी किए गए अनुमानों से भरे नए आंकड़े। आईएमएफ का अनुमान है कि 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों में बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इस मुद्दे पर अब बहस शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी जैसे बड़े अर्थशास्त्री भारत की मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। परंतु क्या ये आगे भी ऐसे ही रहने वाला है? जवाब है नहीं। बांग्लादेश भारत की अर्थव्यवस्था को मात नहीं दे सकता। इसके कई कारण हैं और उनमें से सबसे अहम कारण दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विभिन्नता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक सेक्टर पर अत्यधिक निर्भर है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। यह अल्पावधि यानी कुछ समय के लिए हो सकता है, परंतु दीर्घावधि के लिए नहीं। वास्तव में दोनों देशों की तुलना की ही नहीं जा सकती, ना ही जनसंख्या के मामले में, ना ही क्षेत्रफल के मामले में और ना ही अर्थव्यवस्था के मामले में। दरअसल सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि आईएमएफ के ये आंकड़े एक अनुमान है जो एक खास मॉडल या एल्गोरिदम से निकाले जाते हैं और एक विशेष परिस्थिति पर आश्रित होते हैं। उदाहरण के लिए जब कोरोना आया था तब आईएमएफ के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं था जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति भांप सके। यही वजह थी कि उसके द्वारा अप्रैल में निकाले गए इसी तरह के आंकड़े भी बिना किसी ठोस प्रमाण के सिर्फ अनुमानों पर दिए गए थे। अब अक्टूबर में निकाले गए ये आंकड़े भी बस अनुमान ही हैं। इस अनुमान में कहा गया है कि वर्ष 2020 में भारत में बांग्लादेश की तुलना में कोरोना वायरस महामारी की मार के साथ भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी 2019 में $2100 से घटकर 2020 में $1880 तक हो जाएगी। इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1820 से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि आईएमएफ ने अनुमान लगाया कि भारत 2021 में फिर से बांग्लादेश से आगे निकल जाएगा, क्योंकि तब भारत की अर्थव्यवस्था वापसी कर रही होगी। वर्ष 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $2030 तथा बांग्लादेश की $1990 होगी। इस दौरान भारत की जीडीपी 8.8% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जो बांग्लादेश के ग्रोथ रेट 4.4 से दोगुना होगा तथा भारत सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी। इसके बाद इस अनुमान में कहा गया है कि बांग्लादेश वर्ष 2025 में भारत के $2730 के मुकाबले 2760 पर प्रति व्यक्ति जीडीपी के साथ भारत को फिर से पीछे कर देगा, परंतु यह सिर्फ एक अनुमान ही है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति जीडीपी वर्ष 2006 तक भारत से अधिक रहा था, पर पाकिस्तान विकास के मामले में भारत से हमेशा पीछे ही रहा है। खुद आईएमएफ भी इस बात को मानता है, तभी तो आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि भारत का बांग्लादेश से कोई मुकाबला ही नहीं है। गीता गोपीनाथ ने कहा कि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो कोरोना वायरस ने दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी को गहरा झटका दिया है। भारत आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, इस समय के आंकड़े को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में बांग्लादेश के मुकाबले अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी की क्षमता है। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था से अलग है? इनकी अर्थव्यवस्था की निर्भरता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था केवल एक सेक्टर पर अधिक निर्भर है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कई सेक्टर है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल सेक्टर रीढ़ की हड्डी का काम करता है। बांग्लादेश की जीडीपी में कपड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 16% है और करीबन 40 लाख लोग इस उद्योग में काम करते हैं। देश के कुल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 80% एक्सपोर्ट्स भी टेक्सटाइल से जुड़े सामानों का ही होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश ने पिछले साल करीब $30 अरब से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया था। टेक्सटाइल निर्यात पर अधिक निर्भरता और विविधता लाने के इरादे की कमी के कारण बांग्लादेश की विकास की कहानी अल्पकालिक है। भले ये क्षेत्र तेजी से बदल रहा है, दिन प्रतिदिन प्रतियोगिताएं बढ़ रही हैं, लेकिन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की विविधता नहीं बढ़ रही है। इसके कई कारण हैं जो बांग्लादेश के भविष्य के लिए खतरनाक है। अन्य क्षेत्रों के तुलना में टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियां जल्द मिल जाती हैं, जिसमें उच्च शिक्षा और स्किल्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होती और गरीबी के कारण कोई भी अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहता है। ऐसे में उपलब्ध नौकरियों के लिए उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं होगा। 2017 के बेरोजगारी आंकड़ों को देखा जाए तो बांग्लादेश में शिक्षा के स्तर के साथ बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ती है।
जो अर्थव्यवस्था में स्किल्ड नौकरियों की कमी के संकेत हैं। अगर इसी तरह उच्च शिक्षा को नजरअंदाज किया जाता रहा तो बांग्लादेश में उच्च मूल्य वाले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर विकास ही नहीं कर पाएंगे, जिससे शायद यह अर्थव्यवस्था अधिक दिनों तक न टिक सके। कम भुगतान वाले टेक्सटाइल सेक्टर में नौकरियों की अधिकता के कारण बांग्लादेशी श्रमिकों को कम आय और गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देखा जा सकता है। ऐसे में दूसरे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अपने बाजार को आकर्षक बनाने के लिए बांग्लादेश को अपने देश में भत्ता और कम करना पड़ सकता है। इस सेक्टर में बांग्लादेश की प्रतिस्पर्धा भारत, वियतनाम और कंबोडिया जैसे अन्य क्षेत्रों में कम लागत वाले देशों के साथ हो रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर की लो स्किल्ड प्रकृति को देखते हुए बांग्लादेश केवल मजदूरी कम करके ही प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ऐसे में ये विकास तेजी से गिर सकता है। उच्च शिक्षा की कमी के कारण हाई स्किल लेबर की कमी से पहले से ही निराशाजनक कारोबारी माहौल में हायर वैल्यू वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएंगे। बांग्लादेश विश्व बैंक के 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 देशों की सूची में 176वें पायदान पर था और इस वर्ष 168वें पायदान पर है। बांग्लादेश की ये विकास की कहानी अल्पकालिक समय के लिए बेहद आकर्षक दिखाई देती है, परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था केवल एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं है, बल्कि कई क्षेत्रों पर है, चाहे वो टेक हो, एग्रीकल्चर हो या सर्विस सेक्टर ही क्यों ना हो। किसी एक क्षेत्र में गति कम होने पर दूसरा क्षेत्र उस नुकसान से देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में जाने से रोकता है। कोरोना वायरस महामारी के समय में कृषि सेक्टर और फार्मा सेक्टर में आई तेजी सबसे ताजा उदाहरण है। भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण धीमी जरूर हुई है, पर रुकी नहीं है। ऐसे में यह कहना कि वर्ष 2025 तक बांग्लादेश भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा, किसी बचकाने बयान से कम नहीं है।